नमस्ते एंड अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस हम किसे कहते हैं और इसको हम डिस्कस करेंगे कि सिस्टिक फाइब्रोसिस कौन सी डिजीज़ है और कहाँ पे इफ़ेक्ट करती है। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस इज़ अ मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर, इज़ अ ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिडिटी इफेक्टिंग इन एक्सोक्राइन ग्लैंड। जो ये सिस्टिक फाइब्रोसिस है ये क्या है कि मल्टी सिस्टम, एक से ज़्यादा सिस्टम का एक हम कहते हैं डिसऑर्डर है, जिसमें क्या होता है कि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है वो इफेक्टेड होता है। वो इस वजह से इफेक्टेड होता है तो उसकी रीज़न जो उसका है वो है कि ना, जब ऑटोसोमल, अगर हम कहते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिडिटी है, ये जब म्यूटेशन हो रही होती है जीन की, अगर हम इनहेरिडिटी कहते हैं तो अगर उसके मदर या फादर को है तो फिर इनहेरिडिटी में ये होता है कि अगर फैमिली को है तो फिर उस किसी भी बच्चे में भी उसके आ सकती है ये डिजीज। तो अगर इनहेरिडिटी की बात करें तो ये फैमिली से ट्रांसफर होने वाली जो डिजीज होती है जिसमें जीन की म्यूटेशन सही नहीं होती है, उसकी वजह से जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है वो इफेक्टेड होता है। उसकी वजह से क्या होता है कि मल्टी सिस्टम जो है ना डिसऑर्डर हो जाते हैं। जो भी एक्सोक्राइन का वर्क है ना वो पूरा उसका इफेक्टेड हो जाता है। और उससे उसके अलावा लिथिकल एंड जेनेटिकल डिजीज क्वेश्चंस इट इज लेस कॉमन। ये कम जो होती है लेस कॉमन कहाँ पे होती है, अमेरिकन और एशियन साइड, वो अफ्रीकन साइड क्या है कि लेस कॉमन है। और उसके अलावा बात करते हैं कि काज कौन कौन से होते हैं। तो काज में सबसे पहले बात करते हैं, दिस इज काज बाय द म्यूटेशन ऑफ इन द सिस्टिक फाइब्रोसिस। ट्रांस मेम्ब्रेन होती है सिस्टिक फाइब्रोसिस की, वहाँ पे क्या होता है कि म्यूटेशन जब हो रही होती है उसकी वजह से क्या होता है कि जो जीन्स होते हैं उनकी एबनॉर्मलिटी हो जाती है। म्यूटेशन के टाइम पे, अगर म्यूटेशन के टाइम पे एबनॉर्मलिटी हो गई है तो उसकी वजह से जो ट्रांस मेम्ब्रेन है वो क्या है, वो काज होती है एंड द कंडक्शंस एंड रेगुलेटर्स, जो कंडक्शन और रेगुलेटर जो भी लोकेटेड इन द क्रोमोसोमल 7 पे जो लोकेटेड होती है, वहाँ पे क्या होता है म्यूटेशन हो जाती है। हमें पता है कि जो भी जीन्स होते हैं उनमें 46 जीन्स होते हैं। अगर हम बात करते हैं 7 अगर जीन या फिर क्रोमोसोम्स पे इफेक्ट आ गया है, उसकी जो कॉम्बिनेशन है या फिर हम कहते हैं उसकी जो लोकेशन है, कंडक्शंस रेगुलेटर लोकल जो लोकेट इन द क्रोमोसोमल 7 पे वो लोकेट होता है। अगर उस जो 7 क्रोमोसोम पे इफेक्ट है, कोई भी म्यूटेशन चेंज हो गई है 7 क्रोमोसोम की, तो वहाँ पे क्या होगा, उसकी वजह से सिस्टिक फाइब्रोसिस काज होता है, मोस्ट कॉमन इन बच्चों में अगर हम देखते हैं तो। फिर उसके बाद बात करते हैं जो एबनॉर्मलिटी इन CFTR, जो ब्लॉकेज या फिर कैलोरीज ट्रांसपोर्ट्स लीडिंग टू द डिहाइड्रेशन व्हिच रिजल्ट द थिन सीक्रेशन ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स ऑर्गन इफेक्टेड। क्या है कि जो थिन एक्सोक्राइन जो भी सीक्रेशन है वो थिन हो जाती है, उसकी वजह से थिक हो जाती है। उसकी वजह से क्या होता है कि ना जो ऑर्गन है वो इफेक्टेड हो जाते हैं। एबनॉर्मलिटी कहाँ पे होती है, जो CFTR जो भी हमने पढ़ा है जीन है वहाँ पे इफेक्ट हो गया, ठीक है। और वहाँ पे एबनॉर्मलिटी की वजह से क्लोराइड्स जो है वो क्या करता है कि जो क्लोराइड होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है लीडिंग टू डिहाइड्रेशन। उसकी वजह से डिहाइड्रेशन होती है और उसके साथ साथ रिजल्ट में क्या होता है कि डिहाइड्रेशन होने की वजह से वहाँ के जो भी सीक्रेशन है वो थिक हो जाती है एक्सोक्राइन ग्लैंड की। अगर वो सीक्रेशन थिक हो गई है तो उसकी वजह से क्या होता है कि ग्लैंड इफेक्टेड करता है ऑर्गन्स को। अगर एक्सोक्राइन जो भी ग्लैंड है उसमें अगर उसकी सीक्रेशन थिक हो गई है, उसकी वजह से क्या होता है कि वो ऑर्गन को डैमेज करना या फिर इफेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। ये था कि सिस्टिक फाइब्रोसिस के काज। और अब बात करते हैं पैथोफिजियो की। पैथोफिजियो में हम मोस्ट कॉमन क्या देखते हैं, इट हैज बीन प्रेजेंटेड हियर इन द फॉर्म ऑफ द फॉलो चार्ट एज अ फॉलो। जिस तरह से हमने देखा है ना कि किस तरह से फॉलो चार्ट मीन्स के जो चेंज हो गई म्यूटेशन में जीन की, जो उसका काम था वो अब वो नॉर्मल तरीके से नहीं कर पा रहा है। अगर हम कह रहे हैं कि 7 अगर क्रोमोसोमल इफेक्ट हुआ है 7 पे, और वहाँ पे इफेक्ट होने की वजह से सिस्टिक फाइब्रोसिस हुआ है, वहाँ पे एक्सोक्राइन जो ग्लैंड है वहाँ पे इफेक्ट हुआ और एक्सोक्राइन का जो भी वर्क था वो क्या करेगा, वो एबनॉर्मल करेगा, उसकी वजह से ऑर्गन डैमेज होंगे। तो इसकी पैथोफिजियो यही है कि
ओनली हम कहते हैं जीन की म्यूटेशन की वजह से ही हम फॉलो चार्ट करते हैं कि फॉलो चार्ट हमने देखा तब फॉलो ही हमने ये किया कि इसकी म्यूटेशन की वजह से ही ये सारी एबनॉर्मलिटी हो रही है। उसके बाद बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स कौन कौन से होते हैं साइन सिम्टम्स की। तो साइन सिम्टम्स में हम देखते हैं कि रेस्पिरेटरी एंड कार्डियक सिस्टम इफेक्टेड होते हैं। रेस्पिरेटरी इसलिए इफेक्ट होता है, हमें पता है कि डिहाइड्रेशन हो रही है, ठीक है, उसकी वजह से रेस्पिरेटरी भी इफेक्टेड होता है और कार्डियक भी इफेक्टेड होता है। डेजनिंग साउंड, नॉन प्रोडक्टिव कफ होना, क्योंकि वहाँ पे हमें पता है कि जो थिक हो गया है क्लोराइड्स और वहाँ पे जो सीक्रेशन उसकी थिक हो गई है, उसकी वजह से जो इफेक्टेड कर रहा है ऑर्गन्स को। और उसके अलावा जो भी रिपीटेड नमूनिया होना और ब्रोंकोटाइटिस ज्यादातर हम देखते हैं ना, तो इफेक्ट करता लंग्स में है, ब्रोंकोटाइटिस ये सारी चीजें करवाता है। और उसके अलावा कॉपीज, स्पर्टम्स एंड के अलावा दे along with the chronic bacterial infection, crickles and dementias and the breathing sound reductions, और उसके अलावा हाइपोक्सिया और साइनोसिस कंडीशंस एंड ट्रेक, ये सारी कंडीशंस दिखाई देती है। क्योंकि क्लोराइड क्या करता है, क्लोराइड की वजह से हमने पढ़ा है कि इसकी वजह से जो जीन एबनॉर्मल होने की वजह से क्या होता है, एक तो डिहाइड्रेशन होता है और एक्सोक्राइन जो थिक सीक्रेशन करता है वो क्या करता है कि वो इफेक्ट करता है ऑर्गन को। यहाँ पे लंग्स इफेक्टेड हो रहे हैं, लंग्स इफेक्टेड होने की वजह से और हार्ट इफेक्ट होने की वजह से क्या होता है, एक साइनोसिस कंडीशन आ जाती है पेशेंट में। उसके अलावा डेजनिंग साउंड आता है, हाइपोक्सिया, उसको ऑक्सीजन की कमी होती है और ब्रीथिंग एबनॉर्मलिटी होती है, ये सारी कंडीशन आ जाती है लंग्स और उसके अलावा रेस्पिरेटरी और कार्डियक फंक्शन में। अगर हम डाइजेशन सिस्टम की बात करते हैं, वहाँ पे क्या होता है, माल न्यूट्रिशन, ग्रोथ फेलियर, ब्लीडिंग, एब्डोमेन एंड ब्रिकल्स एंड चेस्ट वेस्टिंग्स, बकट्स, ये सारी कंडीशंस आ जाती है जो भी डाइजेशन सिस्टम है वहाँ पे। अगर एक्सोक्राइन ग्लैंड हाईली कंसंट्रेट सोडियम एंड क्लोराइड्स, दे स्वीटिंग, ड्राई माउथ एंड इलेक्ट्रोलाइट अनबैलेंस, उसकी वजह से क्या होता है कि ड्राई माउथ हो जाता है और उसके अलावा जो कंसंट्रेशन हाई होने की वजह से ड्राई माउथ और इलेक्ट्रोलाइट इनबैलेंस होता है, क्योंकि वो स्वीटिंग के थ्रू ज्यादा एक्सक्रिएट हो रहा होता है जो हमारा सोडियम और क्लोराइड। उसके अलावा रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिले इन द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, डिफिकल्टी इन प्रेगनेंसी एंड, और उसके अलावा प्री टर्म बर्थ, ये सारी कंडीशन आ जाती है। अगर क्या होता है कि हम उसमें क्लिनिकल फीचर्स या फिर साइन और सिम्टम्स देख रहे हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस के, क्योंकि ये एक जेनेटिकल म्यूटेशन जो डिजीज है एक्सोक्राइन पे इफेक्ट कर रही है, उसकी वजह से डाइजेशन सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और कार्डियक सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये 4 सिस्टम इफेक्टेड हो रहे हैं। इनके डिफरेंट साइन और सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जिसमें मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है कि किस तरह से ड्राई माउथ होता है अगर हाई स्वीटिंग की वजह से, और उसके अलावा साइनोसिस कंडीशन हो जाती है ज्यादा थिक सीक्रेशन की वजह से क्लोराइड की। तो ये सारी कंडीशन हम देखते हैं एक पेशेंट में जिसको सिस्टिक फाइब्रोसिस होता है। तो अब मैनेजमेंट भी हम उसी तरह से इसका ट्रीटमेंट भी करते हैं। उसके बाद बात करते हैं डायग्नोस की। डायग्नोस में हम स्वीट क्लोराइड टेस्ट करवाते हैं, उसमें स्वीट क्लोराइड की अमाउंट देखते हैं कि स्वीट में कितना क्लोराइड है ऑन द एटलीस्ट 2 जो क्वेश्चंस होते हैं क्वेश्चंस, वहां तक हम देखते हैं। और उसके अलावा एनालाइज करते हैं कि कौन से जीन में म्यूटेशन हो गई है, तो उस हिसाब से हम क्या करते हैं, अपनी डायग्नोस टेस्ट करते हैं ताकि हमें पता तो चले कि कहाँ पे इफेक्ट है। ट्रीटमेंट की बात करते हैं। ट्रीटमेंट में सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेस्पिरेटरी मैनेजमेंट करेंगे। रेस्पिरेटरी मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, जो भी उसकी एबनॉर्मलिटी हो रही है सेगमेंटल जो प्रिसिशंस ऑफ द पोस्चरल ड्रेनेज कराएंगे, इनहेलेशंस थेरापी देंगे और ब्रोंको डायलेटर देंगे ताकि उसको रेस्पिरेटरी कोई भी इफेक्ट ना हो और उसका जो रेस्पिरेटरी है वो पॉजिटिव हो सके। और पॉजिटिव रेस्पिरेटरी प्रेशर्स एंड डिवाइस एंड म्यूकोलाइटिक एजेंट देते हैं, जो वहाँ पे जो म्यूकोलाइटिक एजेंट्स म्यूकस को ज्यादा जो थिक होता है उसको कम करता है। और उसके अलावा एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स देते हैं। अगर ब्रोंकियोटाइटिस हो गया है ब्रोंक्यूल्स में या फिर नमोनिया हो गया है, उसके लिए एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स देते हैं ताकि वॉल्व हो सके। एंटीबायोटिक थेरापी देते हैं, कोई भी बैक्टीरिया नमोनिया में या फिर ट्यूबरक्लोसिस में वहाँ पे इफेक्ट कर रहा है तो वो एक प्रिवेंट हो सके। और उसके अलावा ओवरऑल उसकी रेस्पिरेटरी को हम मैनेज करते हैं फर्स्ट पे।
और सेकंड पे उसके न्यूट्रिशन को देखते हैं। न्यूट्रिशन में भी हम वो डाइट देखते हैं जिसकी वजह से उसके जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो बैलेंस हो सके। इसके अलावा न्यूट्रिशन में हम क्या करते हैं, हाई कैलोरी और प्रोटीन डाइट देते हैं और नेसोगैस्ट्रिक या फिर ट्यूब देते हैं लगाते हैं, ताकि जब अगर गैस्ट्रोटोमी हो गई है उसकी वजह से फॉर फीडिंग रिकमेंडेड केसेस फॉर पुअर फीडिंग वो देखते हैं। उसके लिए हम सप्लीमेंट्स देते हैं, फेट सोल्यूबल विटामिन देते हैं। ये सारी रिकमेंडेड डोज हम देते हैं पेशेंट को ताकि वो सही हो सके। उसके अलावा एंजाइम पेनक्रियाटिक गिवन द ईच फीड एंड द आर ग्रोथ हार्मोन एडमिनिस्ट्रेशंस, क्योंकि ये क्या है कि ये सारे हम इसलिए देते हैं जो ग्लैंड इफेक्टेड होता है उसकी वजह से सारी चीजें इफेक्टेड होती है, तो हम थेरापी में या फिर न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट में ये सारी चीजें देते हैं ताकि वो बेबी एक रिकवर हो सके और उसकी डाइट मैनेज हो सके। के बाद वो डिस्कस करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है और उसको हम क्या, तो सबसे पहले हम असेस करते हैं उसको हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन इन द चिल्ड्रन विद सिस्टिक फाइब्रोसिस। अगर बच्चे को सिस्टिक फाइब्रोसिस है तो सबसे पहले उसकी हिस्ट्री लेंगे, फिजिकल उसको एग्जामाइन करेंगे कि कौन कौन सी उसमें एबनॉर्मलिटी आ रही है। डिहाइड्रेशन होगी तो उसकी स्किन पे हमें नजर आएगी। और उसके अलावा नर्सिंग डायग्नोस में हम देखते हैं इनइफेक्टिव एयरवे क्लीनेंस एंड रिलेटेड टू एक्सक्रिएशंस, एक्सेसिव पल्मोनरी सीक्रेशन क्या हो रही है, ज्यादा पल्मोनरी सीक्रेशन हो रही है उसकी वजह से एयरवे हम क्लीन करते हैं, देखते हैं कि एयरवे इफेक्टेड है या नहीं है। और उसके अलावा हम देखते हैं इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज रिलेटेड टू एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, कि एयरवे कोई ऑब्स्ट्रक्शन है उसमें या फिर उसकी वजह से गैस एक्सचेंज सही हो रही है या नहीं हो रही है, तो वो भी हम देखते हैं। उसके अलावा रिस्क फॉर इन्फेक्शन रिलेटेड टू अल्टर्ड बॉडी डिफेक्शंस, इसमें क्या होता है कि जो भी इन्फेक्शन रिलेटेड होता है देखते हैं कोई साइन और सिम्टम्स, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो इफेक्टेड होता है उसकी वजह से। और इनएक्टिव टॉलरेंस रिलेटेड टू पल्मोनरी कंजक्शन, हम देखेंगे कि वो बेबी कितना इनटॉलरेंट है एक्टिविटी के लिए, क्योंकि जो उसकी पल्मोनरी इंजेक्शन है उसकी वजह से वो इफेक्टेड हो रही है या नहीं हो रही है कंजक्शन की वजह से, हम उसकी जो एक्टिविटी और रिडक्टेड देखते हैं। उसके अलावा बैलेंस करते हैं उसके न्यूट्रिएंट्स को लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू पुअर इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द न्यूट्रिशंस। और उसके अलावा हम देखते हैं कि बैलेंस हो रहा है न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, अगर नहीं हो रही है तो हम देखेंगे कोई ऑब्स्ट्रक्शंस है और एब्जॉर्प्शन सही है इंटेस्टाइन की या फिर पुअर है, उसको हम देखते हैं और न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। उसके बाद अगर बात करते हैं इनइफेक्टिव कोपिंग्स चिल्ड्रन एंड फैमिली रिलेटेड टू क्रोनिक इलनेस, और उसके अलावा हम उसके इनइफेक्टिव कोपिंग उसकी फैमिली को करेंगे कि उनको बताएंगे कि आप इनइफेक्टिव कोपिंग करेंगे, और उसके अलावा उसकी फैमिली और चाइल्ड को रिलेटेड क्रोनिक इलनेस के बारे में भी उनको बताएंगे, ये कितनी क्रोनिक इलनेस है, इसकी वजह से क्या इफेक्ट हुआ है वो सब बताएंगे और इमोशनली उनको सपोर्ट भी देंगे। तो ये आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो।